अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी अदालत की भरपूर हिमायत का ऐलान करते हुए ये बात की है कि आईनी अदालत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक बनाई जाएंगी और ये सिर्फ विफाक में ही नहीं बल्कि सूबों में भी बनाई जाएंगी। उनके बकौल अदालती तकर्रुरियों का तरीक़ाकार भी दुरुस्त करना होगा। अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो उसका नुकसान आपका जमहूरियत का होगा, आपका आइन का होगा और सबसे बढ़कर हमारे अवाम का। अगर हमने अपने अदालती निजाम दुरुस्त करवाना है तो फिर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करना पड़ेगा और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिम्मेदारी होगा कि जो सियासी केसेस है, जो आईनी केसेस, जो क्वेश्चंस ऑफ लॉ पर्टेनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की विजन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिम्मेदारी होगा। दूसरी जानिब आज लाहौर में होने वाले वकला कन्वेंशन के दौरान तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया गया है। पीटीआई की रहनुमा हामिद खान का कहना था कि हम किसी आईनी अदालत को नहीं मानते, हम हर तरह से हुकूमत को नाकाम बनाएंगे। वकला तहरीक का आज से आगाज कर दिया है। अगला वकला कन्वेंशन उनके बकौल कराची में होगा, जबकि गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में मुनक़िदा आल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास हुआ, जिसके एलामिये में कहा गया है कि वकला को एतमाद में लिए बगैर आईनी पैकेज बेसूद होगा। इजलास में करारदाद पेश की गई जिसके मुताबिक पार्लिमान कानून साजी और आईनी तरमीम करने का इख्तियार रखती है, ताहम कानून साजी या आईनी तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम ना हो। इस इजलास में वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने भी शिरकत की और वकला के सवालात के जवाब दिए। इजलास में वकला ने तजावीज़ तैयार करने के लिए एक कमेटी भी बना दी है, जबकि हुकूमत की जानिब से भी इस मामले पर एक कमेटी बना दी गई। बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स के जो जिम्मेदारान हैं उनको ऑन बोर्ड लिया गया है, उनके साथ भी मशावरत की गई है, उनकी एक कमेटी जो है उसको भी तश्कील दे दिया गया है। ये तजवीज़ उन्होंने 7 दिन के अंदर पेश करनी है, तो हम तो एक कंसल्टेशन का अमल जारी और सारी रखे हुए और कंसल्टेशन कर रहे हैं। हुकूमती ड्राफ्ट में आखिर था क्या, कौन सा ड्राफ्ट दुरुस्त है और कौन सा गलत है? एक बार तो बड़ी वाज़ेह है कि नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या JUIF, तीनों ही आईनी अदालत बनाने के हक में हैं। अब चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी या तरीक़ेकार के सवाल पर ज़्यादा से ये बात अहमियत इख्तियार कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा वफाकी आईनी अदालत भी काम करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सो मोटो आईनी मामलात सुनने के इख्तियारात क्या छीन लेगी और अदालत उज़्मा में सिर्फ हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें ही सुनी जा सकेगी। हुकूमत के नए प्लान के तहत हुकूमत ना तो किसी को तोसी दे रही है, ना ही चीफ जस्टिस के तकर्रुर में रुकावट डालेगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आईनी अदालत बनाकर अदालत उज़्मा के इख्तियारात आईनी मामलात में वहां पर मुंतकिल कर देगी। हुकूमत की तमाम तवानाइयां सिर्फ एक चीज पर इत्तेफाक राय पैदा करने में लगी हुई है कि वफाकी आईनी अदालत इस वक्त मुल्क की जरूरत है, मगर सवाल यह है कि खास वक्त में जो PTI एतराज उठा रही है, खास वक्त में वफाकी आईनी अदालत बनाने की अचानक जरूरत क्यों महसूस हुई? 18वीं तरमीम के मौके पर भी आईनी अदालत का मामला उठा था, लेकिन उस वक्त ये क्यों? लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर ने इस मामले पर क्या कहा, जरा सुनिए। जब हम 18th अमेंडमेंट कर रहे थे तो उसमें अनफॉर्चुनेटली, लेकिन MLN का ख्याल ये था कि उस वक्त के जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं इफ्तिखार चौधरी साहब, वो क्योंकि उनकी मेहनतों और काबिशों से उनका ख्याल था कि आए हैं तो वो हर फैसला जो है उनके पेवक्त में करेंगे, तो उनके पावर को क्यों डाइल्यूट किया जाए? दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की शदीद मुखालफत जारी है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब आईनी तरमीम को मार्शल लॉ से तशबीह दे रहे हैं। आजम तारड़ हो गए या बिलावल भुट्टो हो गए, उनको भी नहीं मालूम था, और बिलावल भुट्टो हो गए या आजम तारड़, इन दोनों का जो रोल था वो बहुत मनफी रोल था। ये खुदा न खास्ता ये बिल या पास होता तो पाकिस्तान में एक किस्म का आप समझे कि फैशिस्ट स्टेट होती और फैशिस्ट / मार्शल लॉ स्टेट होता। आपको बताते चले कि 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसे आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात लगाकर मुस्तरद कर दिया। दरख्वास्त गुजार आबिद जुबैरी, शफकत महमूद, शहाब सरकी, इश्तियाक अहमद खान, मुनीक काकड़ और दीगर ने विफाक और 4 सूबों, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर को फरीक बनाया था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियार को वापस या अदालती इख्तियारात में टेम्परिंग नहीं कर सकती। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से
से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इख्तियारात एग्जीक्यूटिव को मुंतकिल हो जाएंगे। आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त को मफरूजा करार देकर वापस कर दिया और कहा कि कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान को हक हासिल है कि किसी बिल को मंजूर करें, इन पर कानून साजी ना करने पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मुजव्वज़ आईनी तरमीम दरख्वास्त पर 8 एतराज़ात आयद किए गए। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक मुजव्वज़ा कानून पार्लियामेंट में पेश भी नहीं हुआ। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान का हक है कि किसी बिल को मंजूर करें, अरकान पार्लियामेंट को फरीक नहीं बनाया जा सकता। कानून साजी मुकन्नना का हक है। एतराज में यह भी कहा गया है कि मुकन्नना पर कानून साजी ना करने की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मफरूजाती है। बार कौंसिल एक्ट के तहत वकला फरीक नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल से इजाजत लेकर ही वकला फरीक बन सकते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के उबूरी हुक्मनामे का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम नहीं। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों के मामले में इलेक्शन कमीशन मुश्किल दर मुश्किल शिकार होता जा रहा है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा कर दिया है। खत में तहरीर किया गया है कि तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट का इतलाक 2017 से किया गया है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी। आपको याद दिलाते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपने अक्सरियत फैसले में करार दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की अहल है। आला अदालत ने फैसले में PTI को पार्लिमानी जुमात भी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी लार्जर बेंच में से 8 जजेस ने मज़कूरा फैसला दिया था, जबकि 5 जजेस ने इसकी मुखालफत की थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने PTI के 39 अरकान की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए, जबकि 41 अरकान से मुतालिक वजाहत के लिए 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजाहती हुक्मनामा जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले में कोई इबाहम नहीं। 8 जजेस ने वजाहती हुक्मनामे में यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है कि तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। कमीशन का तहरीक इंसाफ अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना गलत है। अक्सरियती जजेस के वजाती हुक्मनामे में यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। वाज़े किया जा चुका है कि फैसले पर अमल दरामद ना करने के नताइज हो सकते हैं। मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुज़श्ता रोज लाइव विद आदिल शाहज़ेब में गुफ्तगू करते हुए फील्ड पर अहमद बिलाल महबूब ने क्या तशरीह की, जरा सुनिए। हुकूमत की जानिब से तो यही कहा गया कि ये तो आइन को रीराइट किया गया है, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? मैं भी जाती तौर पे समझता हूं कि इसमें कुछ चीजें ऐसी कही गई हैं जो आइन के अंदर जो लेटर है उससे मुताबिकत नहीं रखते। वो कुछ लोगों का जो एतराज है वो वजह है, लेकिन ये फिर कौन फैसला करेगा कि ये आइन के मुताबिक है या नहीं है? कि मैं फैसला करूंगा कि हर फरीक अपनी मर्जी से फैसला कर ले, इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से फैसला कर ले, ये तो फिर एक अनारकी हो जाएगी। मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली ने इलेक्शन कमीशन से भी रुजू कर लिया है। नून लीग ने दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया है कि मखसूस सीटों के लिए फहरिस्त ना देने वाली पार्टी मखसूस सीटों की अहल नहीं, और जिन उम्मीदवारों ने इंतखाबात में पार्टी वाबस्तगी के सर्टिफिकेट जमा नहीं कराए उन्हें आज़ाद डिक्लेयर किया जाए और करार दिया जाए कि सियासी जमात में जाने वाले आज़ाद अरकान दोबारा पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के मामले में इलेक्शन कमीशन का तीसरा इजलास भी आज बेनतीजा खत्म हुआ और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला नहीं कर सकी। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को नए इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में अपनी तजावीज़ पेश की। कानूनी तौर पर मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त फराम ना करने पर तहरीक इंसाफ इन नशिस्तों की अहल नहीं। तंजीमी ढांचा ना रखने वाली पार्टी के साथ खतो किताबत की कानूनी अहमियत नहीं। पार्टी सर्टिफिकेट के बगैर किसी जुमात का तंजीमी ढांचा मुकम्मल नहीं होता। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन कवानीन की रोशनी में अमल दरामद की तजावीज़ तलब की हैं। कानूनी टीम इलेक्शन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक तजावीज़ देगी और इसके लिए इलेक्शन
कमीशन का अहम इजलास कल दोबारा तलब कर लिया गया है। नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी साहब, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें साबिक अटॉर्नी जनरल इश्तर उसाफ और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मारूफ लॉयर अहमद उवैस एडवोकेट भी ज्वाइन करेंगे। इरफान सदीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन कमीशन को जो खत है, इसका मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था मखसूस नशिस्तों पर, उस पर अब अमल दरामद नहीं होगा, ना हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद चंद दिन पहले जो वजाहत थी, उसका लुबे लुबाब ये था कि अगर फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो फिर उसके जो नताइज होंगे वो ठीक नहीं होंगे, यानी सीधा सीधा बात जो है वो तौहीन अदालत पर चली जाएगी। तो अब हुकूमत एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आ खड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया आदिल। मेरे ख़्याल में सूरत हाल ऐसी है कि कानून और आइन के जो हवाले दिए गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से पूरे उनके एहतराम को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए, उनके मकाम को सामने रखते हुए, वकला के बड़े हल्के का ख़्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तजावुज़ किया है, आइन से भी किया है और कानून की मुतअद्दिद शिकों को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया है। एक दो मोटी मोटी मिसालें, मैं कोई आइन का माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आइन ने 2 दिन दिए हैं कि जी जब नोटिफिकेशन हो जाता है किसी उम्मीदवार के जीत जाने का, तो उस उम्मीदवार को 2 दिन, 2 वर्किंग डेज भी नहीं, जस्ट 2 डेज दिए जाते हैं कि वो किसी एक पार्टी को ज्वाइन कर लें या इंडिपेंडेंट रहने का फ़ैसला कर लें। अब वो ज्वाइन कर लेते हैं या इंडिपेंडेंट रहते हैं, ये आइन कहता है। अब अदालत ने ये किया है कि उनको वो 2 दिन जो आइन में लिखे हुए हैं, पहले तो उनको 14 दिन किया और 14 वर्किंग डेज कहा, जो आइन के अंदर कोई दूर दूर तक इसका तस्वुर ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि आइन ये कहता है कि वंस यू जॉइन ए पार्टी, जब एक पार्टी को आप शामिल हो गए तो आपके दरवाजे 5 साल के लिए बंद हो गए। अब आप उस पार्टी से आप निकलेंगे तो आप डी सीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि ठीक है जी, आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए थे, आइन का तकाजा आपने पूरा कर दिया, लेकिन अब आइन से इन्हिराफ करते हुए आप वहाँ से निकलें और एक दूसरी पार्टी में चले जाएं, ये अदालत उज़्मा फरमा रही है। तीसरी बात इसमें यह है कि जो लोग, जो आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके थे, उन्होंने कहीं रिक्वेस्ट नहीं की जी कि हम अपनी पार्टी छोड़ना चाहते हैं या हम किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, ना वो अदालत में गए। अदालत अपने तौर पे उन्हें हुक्म दे रही है कि नहीं, ये ए पार्टी छोड़ो और बी में चले जाओ। ये बड़ी सरीहन वायलेशंस हैं आइन की और कानून की। अब अगर अदालत ये कहती है कि जी आप वायलेशन कर रहे हैं, तो अदालत को अपने फैसले को भी देखना है। अब अभी उसकी नज़रसानी की अपीलें पड़ी हुई हैं, जो ही अपीलें लगी थी तो अदालत 2-2.5 महीने की छुट्टी चली गई थी। तो अब ये मामला जो है, इन द मीन टाइम पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, अब उस कानून का इतलाक हो चुका है, कानून ग्राउंड के अंदर है। अब उस कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने भी चलना है और अदलिया को भी चाहिए कि अगर पार्लियामेंट ने एक फैसला किया है तो उसका एहतराम किया जाए। मेरा ख्याल ये है कि अगर तजावुज़ात किए जाएंगे तो फिर मामलात जो हैं वो बिगाड़ की तरफ चले जाते हैं। हम नहीं समझते हैं कि हमारी तरफ से कोई तजावुज़ हुआ है। सदीक साहब, बड़ा आपने तफसीली जवाब दिया। ये जो आपने बातें बताई कि 48 घंटे होते हैं किसी उम्मीदवार के पास पार्टी ज्वाइन करने के लिए, ये भी आइन में तहरीर है। और एक दफ़ा आप एक पार्टी ज्वाइन कर लें तो दोबारा दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते, फ्लोर क्रॉसिंग के जुमरे में वो आ जाती है, ये भी आइन में दर्ज है। लेकिन जब ये फैसला हो रहा था, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद थी, उसके बावजूद फैसला हुआ। और पीटीआई का मौक़िफ़ यह है कि यह दुरुस्त फैसला इसलिए है क्योंकि हमारे साथ ज़्यादती की गई, हमारा निशान छीना गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो करेक्ट कर दिया है और मखसूस नशिस्तें भी हमारा हक है और हम इमरान खान के नाम पर हमने वोट लिया, चाहे हम आज़ाद थे, लेकिन अब हम अपनी पार्टी में जा रहे हैं। जी सदीकी साहब। देखिए आदिल, अगर यही सूरत हाल है तो इस पूरी पटिशन के अंदर पीटीआई तो फ्री की नहीं थी, पीटीआई तो सुप्रीम कोर्ट में गई नहीं है। पीटीआई ने तो ये भी नहीं कहा जी कि हम आज़ाद नहीं थे, हम पीटीआई के अरकान थे, हमें ज़रूरत के तहत जाना पड़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, अब हमारी जंजीरें तोड़ दी जाएं और हमें आइन की ऐसे इस्तिस्ना देते हुए ये मौका दिया जाए कि हम पीटीआई में, ये भी नहीं कहा उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें जो अता की गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये पीटीआई का तकाजा ही नहीं था, पीटीआई का मुतालबा ही नहीं था, पीटीआई की पटिशन ही नहीं थी। ये ऐसे ही है आदिल कि मैं अगर पीएमएलएन का हिस्सा हूँ
और ऑल ऑफ सडन मैं सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाता, मैं कोई दादरसी भी नहीं चाहता, ऑल ऑफ सडन सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कि जनाब आप छोड़ें PMLN और पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हो जाएं, ये हमारा हुक्म है। ये किस कानून के तहत हुक्म है, ये किस आइन के तहत हुक्म है? अगर इस तरह के अहकाम आएंगे तो फिर आप देखें कि मुल्क, मुआशरा, निज़ाम अदल, निज़ाम कानून, निज़ाम इंसाफ, पार्लियामेंट, जमहूरियत कहाँ जाएंगे? तो अब एक लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि एक कानून बन चुका है, पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है कि ऐसे अरकान जो एक पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं वो आइन की रूह के मुताबिक, चूँकि वो पार्टी नहीं छोड़ सकते, अगर वो छोड़ के किसी और पार्टी में जाते हैं तो अपनी सीट खो देंगे। ये पार्लियामेंट ने वाजे कर दिया है। अब इसी कानून की रूह से, जिस तरह आप हमें कहते हैं कि जी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप इसके मुताबिक ही चलेंगे, ठीक है, उसके मुताबिक हम चले, हमने एक कानून में तरमीम कर ली। अब सुप्रीम कोर्ट से आप कहें कि जी पार्लियामेंट ने 442 अरकान पे मुश्तमिल पार्लियामेंट है, उसने सोच समझ के एक फैसला कर लिया है, अब आप उस फैसले का भी एहतराम करें जो पार्लियामेंट ने किया है। तो मेरा ख्याल ये है कि जब तक अदलिया ये नहीं जानेगी कि पार्लियामेंट का भी इस्तेकाक है, पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, वो पार्लियामेंट के कानून को अपने फैसले की आंख से देखेगी और कहेगी जी कम वक्त में हमारा फैसला ही चलेगा, पार्लियामेंट जो मर्जी कर ले, तो फिर शायद मामला बिगाड़ की तरफ जाएंगे। ये सदीक साहब, आपने 2 दफ़ा ये जुमला इस्तेमाल किया कि तजावुज़ात जब होती हैं तो मामलात बिगाड़ की तरफ जाते हैं, लेकिन पार्लिमान अपनी, जो पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लिमान का इस्तेकाक है कि जो भी कानून साजी करे, लेकिन पार्लिमान अपनी ये जो अथॉरिटी है ये कैसे रीइंफोर्स करेगी? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी तरफ पार्लिमान है। अब स्पीकर साहब ने ख़त तो लिख दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है एक और वजाहत अगर जारी कर देती है तो पार्लियामेंट का अगला फिर लाएअमल क्या होगा? देखिए, अगर कोई और वजाहत आती है, जाहिर है कि पार्लियामेंट उसको देखेगी। 2 इदारों को आमने सामने बिल्कुल भी नहीं खड़ा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए तो मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं होता, लेकिन फिर सवाल वही पैदा होता है कि देखें ना, इस सारे केस की सूरत हाल को देखें कि आप एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जाती है कि जी ये हमारी सीटें हैं और हमें अता कर दी जाएँ, वो सीटें उन्हें उनसे लेके वो दे देते हैं PTI को। ना PTI ने मुतालबा किया, ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा कि इनको दे दी जाएं। उनके वकील से, PTI के वकील से पूछा गया कि जनाब क्या आपका तकाजा ये है कि ये सीटें आपको मिले? उसने कहा जी कि नहीं, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास ही रहनी चाहिए, हाँ अगर आप हमें दे दें तो ठीक है। तो उन्होंने दे दी उठा के। अब देखें ना, अब आइन की भी खिलाफ वर्जी हो, कानून की भी खिलाफ वर्जी हो, और फिर अदालत अगर इंसिस्ट करे और आप ये कहते हैं कि जी वो फैसला बहरहाल मानना चाहिए, ठीक है, मान लिया जाएगा, लेकिन इससे फिर आगे क्या नज़ायर आप पैदा होंगे? 50 साल पहले के फैसलों को आज आप ठीक कर रहे हैं कि जी हमने भुट्टो को गलत फांसी दी थी। माजी करीब के फैसलों को आप कहते हैं जी वो गलत हुए थे। हमने नवाज शरीफ के खिलाफ भी ये गलत फैसला दिया था कि जी तुमने बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो घर चले जाओ। तो आज के फैसलों को तो आप देखें ना, आप किस तरह की नज़ीरें कायम कर रहे हैं। अगर आइन भी आपके नज़दीक कुछ चीज़ नहीं है, अगर कानून भी कुछ चीज़ नहीं है, अगर पार्लियामेंट भी कुछ चीज़ नहीं है, तो आपका अपना जवाज़, आपका अपना वजूद मशकूक होकर रह जाएगा। ठीक, सदीकी साहब, आइनी तरमीम की अगर गुफ्तगू की जाए तो मौलाना साहब ने कल बिल्कुल क्लियर कट ये कहा कि जो दस्तावेज़, उसे मुसव्वदा तो अभी फ़िलहाल नहीं कहा जा सकता, जो हुकूमती दस्तावेज़ थी आइनी तरामीम के हवाले से, वो हम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। अब कहाँ पर है मामला? क्या मौलाना साहब से अभी भी मामलात तय हो सकते हैं? क्या आप उनसे राब्ते में हैं? और क्या हुकूमती जो दस्तावेज़ है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तैयार हो गया? क्योंकि पीपल्स पार्टी और मौलाना में यह तय पाया था कि हम अपनी अपनी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और फिर बैठेंगे। देखें, एक चीज़ आदिल बड़ी वाज़ेह है और उसमें कोई शुबूह शुबात नहीं होने चाहिए। पीपल्स पार्टी और PMLN ये 2 बड़ी जमातें हैं पार्लियामेंट के अंदर। PTI की भी एक कसीर तादाद है। उसके बाद जो हमारे एलाइज आते हैं, उसमें ANP आती है, उसमें MQM आती है, उसमें BAP आती है, उसमें इंडिपेंडेंट्स आते हैं, उसमें और लोग आते हैं। ये हुकूमत के जो कैंप है, इत्तेहादी ट्रेजरी बेंचेस पे बैठते हैं या वोट देते हैं हमें। मौलाना उसका हिस्सा नहीं है। अब जो आइनी तरमीम होनी है वो उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक मौलाना भी हमारे नंबर्स के अंदर अपने नंबर्स नहीं डालेंगे। ना कौमी असम्बली में हो सकती है, ना सेनेट में हो सकती है। लिहाजा एक चीज़ तो तय है कि ये तीनों बड़ी जमातें, अगर मौलाना की जमात को भी बड़ी जमात गिना जाए, जो कि है किसी हद तक,
तो फिर ये तीनों जब तक एग्री नहीं करेंगी उस वक्त तक ना तो कोई कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनेगा ना वो तरमीम पास होगी। लिहाजा मुसवदा पीपल्स पार्टी बनाती है, PMLN बनाती है, मौलाना बनाते हैं, मुसवदा वही तकरीम पाएगा और वही पार्लियामेंट में जाएगा जिसको न सिर्फ ये तीनों बल्कि जो जितने भी हमारे बाकी एलाइज हैं वो सारे उस पर अपना अंगूठा लगाते हैं। बुनियादी जो निकात हैं मुसवदे के, चाहे वो हमारा था, चाहे पीपल्स पार्टी का है, चाहे मौलाना का होगा, उसमें दो चीज़ें हैं, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और एक है मेथडोलॉजी ऑफ सिलेक्शन ऑफ जजेस। ये दोनों चीज़ें हमारा एक एजेंडा है जो पेंडिंग एजेंडा है 2006 के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, उसमें लिखी हुई, उसमें मोहतरमा के भी दस्तखत हैं, उसमें मियाँ साहब के दस्तखत हैं। उसके बाद उस एजेंडे से इत्तफाक किया मौलाना ने भी, मैं खुद लंदन में मौजूद था और इमरान खान साहब ने भी, वो भी लंदन में मौजूद थे। सो एक कंसेंसस एजेंडा है ये। अब ये कोर्ट बनना और कोर्ट की जुज़ियात क्या होनी है, तफसीलात क्या होनी है, सिलेक्शन का जो तरीक़ाकार है जो 18वीं तरमीम ने हमने तय कर दिया था, लेकिन फिर इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा जी कि नहीं, उन्होंने 19वीं तरमीम ज़बरदस्ती हमसे करवाई और उस तरमीम के ज़रिए वो सारे इख्तियारात जो पार्लियामेंट ने लिए थे वो सलब कर लिए उन्होंने। अब वी वांट टू गो बैक टू 18th अमेंडमेंट जो कि एक मुतफ़िका और मुश्तरका दस्तावेज़ है। सो बुनियादी तौर पर कोई कंटेंट की हद तक इख्तलाफ नहीं है, उसकी नीटी गिटी क्या होनी है, उसकी जुज़ियात क्या होनी है, उसकी तफसीलात क्या होनी है, उसमें कोई ऊंच नीच क्या है, ये चीज़ें तय हो रही हैं और ये बहुत जल्द तय हो जाएंगी इंशाल्लाह। और आई होप कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या इन अर्ली अक्टूबर ये तरमीम थ्रू हो जानी है, पास हो जानी है। इसके कंटेंट पे किसी को जो उसूली या बुनियादी इख्तलाफ है, मैं खुद उस 3 घंटे की मीटिंग में शामिल था जो 2 दिन पहले हुई है, आखिरी हमारी जो इस कमेटी की थी, पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी जो थी, बिलावल साहब भी थे, मौलाना भी थे, डार साहब थे, PTI के 4 अरकान थे। तो सब ने उसूली तौर पे ये बात नहीं कही कि जी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से इख्तलाफ है, किसी ने नहीं कहा। ना किसी ने कहा जी कि हमें जजों के इंतखाब के तरीक़ाकार से, उन्होंने ये कहा कि हमें मोहलत मिलनी चाहिए जो कि जायज़ मुतालबा है, हमें वक्त दिया जाए, हम इस पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं। हो सकता है कि इसको जो आप 2/3 समझते हैं गौर व खौज से इसका दायरा और फैल जाए और आपको 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत मिल जाए। लिहाजा लेट अस वेट, तो जिस पे सब ने एग्री कर लिया इंशाल्लाह ये हो जाए। अच्छा सदीकी साहब, इसमें अगेन बड़ा तफसीली आपने जवाब दिया, लेकिन एक जो बुनियादी एतराज़ है मौलाना साहब का कि आईनी अदालत अगर बनती है तो उसको उनका वो ये समझते हैं कि पर्सनल स्पेसिफिक ये काम ना किया जाए और एज जो है वो 65 से 68 ना की जाए। तो इस पर हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि अगर आपको किसी का चेहरा नहीं पसंद, और ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब की, काजी फायज़ ईसा साहब की, तो आप उसके लिए एक आईनी तरमीम जो है उसमें बिगाड़ पैदा करने की कोशिश ना करें। तो इस पर बताइएगा कि क्या ये जो एज होगी 65 से 68 पर मौलाना साहब तैयार हो जाएंगे, मान जाएंगे? देखें आदल, मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैं आज आपके प्रोग्राम में वाजे कर रहा हूँ कि देयर इज़ नो सच प्रपोजल। आईनी मसवदे के अंदर जो इस वक्त हमारे ज़ेरे गौर है उसमें ना 65 से 68 हो रही है, ना किसी को एक्सटेंशन दी जा रही है, ना किसी को तोसी दी जा रही है। ऐसा चलेगा और काजी फायज़ ईसा वक्त पे रिटायर हो जाएंगे और जो सदीकी साहब थोड़ा सा माजरत के साथ, मैं आईनी अदालत के चीफ जज की बात कर रहा हूँ कि उनकी एज जो है 65। जी ओके। आईनी अदालत के जो जज होते हैं उनकी उम्रों का तयन करना ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट का काम है। वो 60 साल भी हो सकती है, 70 साल भी हो सकती है। अमेरिका में 90 ईयर्स 100 साल के जज बैठे हुए हैं, अभी इस वक्त भी बैठे हुए हैं। आईनी अदालतें जो हैं ये कोई नया तजर्बा नहीं हम करने जा रहे। आपको आदिल मैं बताऊं कि सबसे पहली अदालत जो ऑस्ट्रेलिया ने बनाई थी उसको 105 साल हो गए हैं, हम 1 सदी पीछे हैं। और फिर इस वक्त दुनिया के कोई 85 ममालिक के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मौजूद है। कोर्ट के हवाले से एज कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ये तफसीलात तय हो जाएंगी। बुनियादी चीज़ ये है कि एक अलग कोर्ट होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला देखेगी। जो 60,000 केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, इनमें कमोबेश 25,000 केसेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वो एक अदालत देख ले और ये देख लें जो उन कैदियों के जो 10-10, 15-15 साल से अपनी ज़मानत की दरख्वास्तें लिए बैठे हैं जेलों के अंदर, उनके मामलात देखें।
मैं रात BBC पे एक स्टोरी पढ़ रहा था कि विहाड़ी का एक लड़का जो 9वीं जमात में पढ़ता था वो 28 साल बाद जो है वो बरी हुआ और 28 साल उसके जेल में गुजर गए। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, इसको किसी सियासत की आंख से नहीं देखना चाहिए। ठीक सदीकी साहब, आखिर में कुछ ऐसे मफरूज़ों पर मबनी बातें चल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इन आइनी तरामीम से खुश नहीं हैं, वो इनकी उन्होंने मुखालफत भी की थी, ऐसा कुछ है? मेरा ख्याल नहीं, मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने कोई मुखालफत की थी। जब ये तय हुआ कि शायद हम आज रात में या कल में वोटिंग करेंगे तो वो लाहौर से आए भी थे कि अजलास में शिरकत करें और वोट भी दें। दूसरी बात यह है आदिल, याद रखने वाली कि ये दोनों चीज़ें जो इस वक्त डिस्कस हो रही हैं ये बुनियादी तौर पर तो मियाँ साहब का और बेनज़ीर भुट्टो शहीद का विजन था, जो उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये चीज़ें शामिल की थी, पूरा एक आइनी पैकेज दिया था, उसका बड़ा हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, ये 2-3 चीज़ें बाकी हैं। तो इसलिए मियाँ साहब को तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए अगर आइनी कोर्ट बनती है या जजेस के सिलेक्शन का तरीक़ाकार जो है वो ज़्यादा शफाफ और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाया जाता है। सेनेटर इरफान सदीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है जिसके बाद मारूफ लॉयर्स अशतर उसाफ साहब और अहमद उवैस साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले सेनेटर इरफान सदीकी की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी और स्पीकर अयाज सादिक ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन को आज खत तहरीर किया है उसका वो भरपूर दिफा कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूदा साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ साहब और तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मारूफ लॉयर अहमद उवैस एडवोकेट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशतर उसाफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जो स्पीकर साहब ने खत लिखा है उसका तो क्रक्स यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो वजाहत जारी की उसमें इलेक्शन कमीशन को तनबीह भी की है कि अगर फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो उसके नताइज होंगे। सर, आपको क्या लग रहा है, स्पीकर साहब ने खत लिखकर दुरुस्त किया, आइन और कानून के मुताबिक काम किया? मैंने स्पीकर साहब का खत नहीं पढ़ा जी। स्पीकर साहब ने जो खत लिखा है उसका मतन अगर मेरे सामने होता तो मैं बेहतर तौर पे इसके ऊपर। सर, मैं आपको उसका क्रक्स बता देता हूं। उन्होंने जो इलेक्शन एक्ट में तरामीम हुई थी जिसके मुताबिक जो है आज़ाद उम्मीदवार एक दफ़ा अगर एक पार्टी ज्वाइन कर ले तो दोबारा फिर वो दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता और इलेक्शन कमीशन ने को ये भी बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल करने की बजाय आप मखसूस नशिस्तों का फैसला जल्द अज जल्द कर दें। तो ये बेसिकली वो फैसला जो ये वो कानून साजी है जिसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसका इफेक्ट जायल करने की लिए ये सब कुछ किया गया था। देखना तो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला है, हाई कोर्ट का कोई फैसला है, तो क्या उसको उसका असर जायल किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट। उसका जवाब इस बात में है कि बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो जो चीजें जिनके ऊपर जजमेंट दिया कोर्ट ने उन चीजों को आप रेट्रोस्पेक्टिवली खत्म कर दें। और ये दो मामलात में हो चुका है। पहले एक इलेक्शन एक्ट के अंदर एक चेंज आया था और वो था लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में, और लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में जो आया उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। बाद में कानून को चेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला दोबारा गया तो कोर्ट ने यही कहा कि हम अपना फैसला तो दे चुके थे, लेकिन वो शिकें और जिन कवानीन के बुनियाद के ऊपर हमने वो फैसला दिया था वो अब चूंकि मौजूद नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट ने अपना अंदिया दे दिया है, हम उसको फॉलो करेंगे। दूसरा मामला था कस्टम्स एक्ट में, वो मशहूर केस है अल्समरेज के नाम से जी। उसमें एक तशरीह की थी सुप्रीम कोर्ट ने एक सेक्शन की कस्टम्स एक्ट के, और बाद में पार्लियामेंट ने उसको कहा कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनी जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट जी। तो उसमें भी बाद में जो केस गया जो मोलेसिस के नाम से पहचाना जाता है, मोलेसिस ट्रेडिंग, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल वो जो हमने तशरीह दी थी, जबकि अब कानून चेंज हो गया हुआ है, इसलिए अब हम उसको तशरीह को हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो दिस इज हाउ इट इज।
ठीक। अहमद वैस साहब, जो हुकूमती, इससे पहले इरफान सदीकी साहब से बात हो रही थी, उन्होंने दो बातें की। उन्होंने कहा जी इस फैसले पर बुनियादी हमारा एतराज़ ये है कि जब आइन ये कहता है कि आज़ाद उम्मीदवारों ने 48 घंटे में किसी पार्टी को ज्वाइन करना होगा, तो फिर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने 14 दिनों का टाइम क्यों दिया? ये आइन से तजावुज़ करने वाली बात है। दूसरा ये कि जब पीटीआई उस दरख्वास्त में फरीक ही नहीं थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी, तो फिर ये नशिस्तें उठाकर पीटीआई को कैसे दी जा सकती हैं? जी अहमद वैस साहब। देखिए, ये इन दोनों बातों का उन्होंने जवाब दिया हुआ है उसके अंदर, और वो बड़ा वाज़ेह है कि उन्होंने इसके ऊपर जो मेजॉरिटी व्यूज़ भी यही था। और एक तो पहले तो 11 जजेस का व्यू तो ये था कि पीटीआई इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला गलत था। इसके ऊपर तो 11-2 की रेशो है। बाकी 8 और 5 की रेशो जो है वो इस बात पर है कि क्योंकि मैंडेट जो था इस इलेक्शन में जो वोट पड़े वो पीटीआई का था, चाहे उनको आपने पार्टी तोड़ दी, उनके सिंबल छीन लिया, तो फिर वो अंडर दी जो सिचुएशन विच वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलप हो गई सिचुएशन, और बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी उनके लिए। तो उस बुरे हालात में भी लोगों ने ढूंढ के कि कौन इमरान खान के साथ है और पीटीआई के साथ है, और उसको वोट डाला। तो वो कहते हैं ये मैंडेट जो है क्योंकि पीटीआई का है, देयरफॉर पीटीआई इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी एंड पीटीआई इज़ एंटाइटल्ड टू रिजर्व सीट्स इंटरप्रेटिंग आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अब सवाल ये है कि देखिए, ये काम आप सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दे दिया, अब आप उस पर इतराज़ करेंगे तो फिर बाकी रह क्या जाता है? एक पूरी अदालत बनी हुई है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, वो इंटरप्रेट कर रहे हैं और वो एक फ़ैसला दे रहे हैं, और उस फैसले के बाद अब आप कह रहे हैं कि जी ये सिद्दीकी साहब भी बैठ के ये एतराज़ात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी कोई मजाक उड़ाता है, कोई कुछ करता है। तो आप तजलील तो खुद अपने एक सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर की जो स्टेट के इमारत जिसके ऊपर खड़ी है, और वो पिलर है जुडिशरी का। एक पार्लियामेंट है, एक एग्जेक्टिव है, एक जुडिशरी है, और जुडिशरी के इस पिलर को बाय डिज़ाइन, क्योंकि उनकी डिज़ायर पूरी नहीं हो रही जो वो चाह रहे हैं, लिहाजा इसको गिरा दो, कमज़ोर कर दो, और उसकी हैसियत जो है सुप्रीम कोर्ट की वो एक सबऑर्डिनेट कोर्ट की बन जाएगी जो ये कर रहे हैं, और ऊपर नॉमिनेटेड बंदे बैठे हुए होंगे। ये इंसाफ होगा? ये तो इंसाफ का तो जनाजा निकल जाएगा। आप सोचिए एक बात कि पाकिस्तान का जो आइन है ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बुनियाद है इसकी, ये इसका जो स्ट्रक्चर आइन का, अगर इस बुनियाद को हिलाते हो तो स्ट्रक्चर टूट जाता है। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो। अशतर साहब, जो अहमद वैस साहब बात कर रहे हैं, क्या आप उससे मुत्तफिक है? क्योंकि हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि इंटरप्रिटेशन जो है वो आइन से आगे पीछे नहीं जा सकती, इमोशंस पर फैसले देने की बजाय बुक में, आइन में जो तहरीर है उसके मुताबिक फैसले देने चाहिए। और अब जो स्पीकर साहब ने ख़त लिख दिया है उसके बाद तो इस फैसले पर अमल दरामद अब हो नहीं सकता, तो होगा क्या आगे? टकराव? देखिए, नहीं, बात मैंने आपको कोशिश की थी सादा अल्फाज में करने की जी, कि जहाँ पे आप मोतरज़ हैं किसी जजमेंट से, आप उसको भले क्रिटिसाइज करें लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते तो फिर पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो कानून के जरिए उस जजमेंट को, उसके इफेक्ट को नलीफाई कर दे, और वो दो मैंने आपको नजीर बता दी जी। और ये पहली दफा नहीं है, सारी दुनिया में ऐसा होता है। और ये क्यों है? क्योंकि देखिए ना, आपकी ये बात इस तरह से, ये तो हो सकता है कि आप कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई और आपको महसूस हुआ गवर्नमेंट को कि एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप लेजिस्लेशन करके आइंदा के पर्सपेक्टिव इफेक्ट में आप उसमें तब्दीली ला सकते हैं, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिंग द जजमेंट नहीं कर सकते। फिर तो वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी खत्म हो गई। अशतर साहब जी, जवाब। ये बहस तो बिल्कुल चलती रहेगी, लेकिन मैंने बेलाग बात करनी है। आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग वन पॉलिटिकल पार्टी और अदर, आई एम स्पीकिंग ऑफ व्हाट द लॉ इज। अब कानून का जो है मामला, उसमें अगर इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने दी
और उसको पार्लियामेंट ने नलिफाई कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह चुकी है कि आप कर सकते हैं। और सवाल क्या होगा कि क्या वो कानून के तहत जब फैसला किया गया, अगर आपने उसको सफाए स्टैट्यूट से हटा दिया है तो फिर उसका इफेक्ट भी नलिफाई हो जाता है। यह बात टेक्निकल बात है, लीगल बात है, आईनी है। यही एक का होता है किसी को अवॉइड का, और वो पार्लियामेंट ने कर लिया। अब उसको कोई चैलेंज करे और उसको सुप्रीम कोर्ट कहे ये प्रोस्पेक्टिव होगा, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, तो फिर और बात है। लेकिन मेरी नजर में उस जजमेंट तो इफेक्ट है वो नलिफाई हो गया इस नई कानून साजी के जरिए। और यही एक सरल तरीका है, यही एक साइब तरीका है, यही एक लीगल तरीका है। बजाय इसके कि हम मतून करें, किसी को बुरा भला कहें, वो उसका फायदा नहीं। आपने तो ये है कि लीगल सहारा ही लेना है, और लीगल जो दलील है उसको लीगल दलील से ही उसको काउंटर करना होता है। ठीक। अच्छा अहमद वैसे एक और मामला, आईनी अदालत का जो मामला है जिस पर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तकरीबन तमाम सियासी जमातें बशमूल इमरान खान साहब उस पर साइन कर चुके हैं। हामिद खान साहब की आज की स्टेटमेंट है कि हम कोई ऐसा काम नहीं होने देंगे। वकला तहरीक का उन्होंने बाकायदा आगाज कर दिया है। तो अगर आईनी अदालत बन जाती है जो जिस पर इमरान खान साहब एग्री कर चुके हैं, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, कम अज कम जो यहाँ पर जो स्पीडी जस्टिस मिलना थोड़ा बहुत तो शुरू हो जाएगा ना। नहीं जी, सवाल ये है कि जस्टिस तो रहेगा ही, कोई नहीं, शुरू क्या होगा। आप देखिए कि ये एक तरफ आप हमने सुप्रीम कोर्ट के जज की एज लिमिट लगाई कि वो 65 इयर्स है। वो हमेशा मुल्कों में उसके जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको मद्देनज़र रख के कि यहाँ पे सेहत और सब कुछ और जो जितना लोड ऑफ वर्क होता है और जितना मेंटल एप्लीकेशन का काम होता है, तो वो इस एज तक इंसान जो है वो एक अच्छे तरीके से इसको कर सकता है। ये उसका बेस है। अब जब ये लगा दी, अब यहाँ से जज रिटायर होगा और वह जाके उस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में बैठ जाएगा। चीफ जस्टिस को यहाँ से आप रिटायर करेंगे और वो अगले दिन जाके वहाँ पे बैठ जाएंगे। तो ये नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने तो सर अभी तक ये कहा नहीं है ना। देखिए अहमद वैसे दो चीजें, एक सर छोटा सा सवाल आपका एतराज ये है कि अगर कोई जज किसी को नहीं पसंद तो उसकी वजह से अगर आईनी अदालत ना बने, हुकूमत ये कह रही है कि आप खुदा के लिए आप इस कॉन्टेक्स्ट में इसको ना देखें। तो मतलब अगर आप उनको ये कह रहे हैं कि पर्सनल स्पेसिफिक ही आईनी अदालत बन रही है, तो इस तरफ से भी जो आर्ग्यूमेंट है कि जी इस शख्स को नहीं बनना चाहिए जो कि अभी चीफ जस्टिस हैं, तो ये आर्ग्यूमेंट भी तो नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं ना। फिर मैं तो कह रहा हूं कि ये वो उन्होंने खुद ही ये कहा है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस शख्स को नहीं बनना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा जी। लेकिन तरीकेकार तो देखे ना। और फिर आप देखिए जो आईनी तरमीम का जो इनका मसवदा था, कभी दुनिया में मेरे ख्याल में ऐसा नहीं देखा और इस तरीके से नहीं आया कैसे। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये अब शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली और बहुत सारे और सीनियर जो पार्लियामेंटेरियन हैं, दे आर सीनियर एनफ कि उनको पता है कि पार्लियामेंट की रवायत क्या होती है, तरीक़ेकार क्या होता है और आइन की अहमियत क्या होती है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसने साल और डेकेड्स टुगेदर एंड सेंचुरीज टुगेदर, जैसे आप देख लें अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, आज 250 साल हो गए हैं उसको। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो वही चल रहा है और अभी तक उसमें कितनी 8-9 अमेंडमेंट आई हैं उसके अंदर। मैं ये आपको कर रहा हूँ, मैं एक बात मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, अच्छा फायदा कर रहे हैं कि आवाम को ना मालूम है, ना पार्लियामेंटेरियन को मालूम है, ना कैबिनेट मिनिस्टर को मालूम है। अहमद उवैस साहब मेरे पास 1 मिनट है। मैं अशतर उसाफ साहब से वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अशतर उसाफ साहब, टाइम कम है लेकिन प्लीज अगर आप थोड़ा सा प्रिसाइज हो सके। जी जल्दी से बात कर दूं। जो एज वाली बात है 68-65, तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है 60 पे रिटायर होती है, हाई कोर्ट का जज 62 पे होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज 65 पे, और अगर कोई और अदालत है उसका 68 हो तो उससे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए
मैं बिलीव करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जजेस भी जो है वो 68 की एज तक जाएं, हाई कोर्ट जजेस भी 68 की एज तक जाएं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी 68 की एज तक जाएं। लेकिन जो काम करने वाला है, जब तक के अमेंडमेंट्स होती रहेंगी, आप कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम जल्दी जल्दी कीजिए। फॉर इंस्टेंस 770 जज पंजाब में लगने वाले हैं, 24 जज हाई कोर्ट में लगने वाले हैं पंजाब में, 141 जज जो है वो सिंध में लगने वाले हैं, 68 जजेस लगने वाले हैं बलूचिस्तान में, 131 के करीब जज लगने वाले हैं KPK में। इनको फौरी पे इनको तैनात किया जाए और इसके अंदर एक्सपीडिशियस डिस्पोजल होगा। ठीक है। अशतर उसाद साहब, अहमद उवैस एडवोकेट साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात है। वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीकी इंतखाबात में 2 माह से भी कम वक्त रह चुका है और इन इंतखाबात में हमेशा से पाकिस्तान में भी उसकी काफ़ी बात की जाती है। इन इंतखाबात से पहले अमरीकी सदर जो बाइडन का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर एक अहम स्टेटमेंट भी आई है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की जानिब से सदर जो बाइडन को अपनी सफारती इस्नाद पेश किए जाने के मौके पर अमरीकी सदर ने इलाकाई इस्तेकाम और सलामती के लिए पाक अमरीका ताल्लुकात को अहम करार देते हुए कहा कि आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए अमरीका जो है वो पाकिस्तान के साथ है। मुलाकात में सदर जो बाइडन ने दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए पाक अमरीका ताउन को सराहा। ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल पर अमेरिका खदशात का इजहार कर चुका है। गुज़श्ता रोज़ भी हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान तवील अरसे से हमारा शराकतदार रहा है, लेकिन अमरीकी मफादात के लिए हम पाबंदियों से दरेग नहीं करते। Our partner fought with the United States in war against terrorism, sacrificed more than 80,000 lives and infrastructure worth billions of dollars, and still paying a price after they pull out of American forces from Afghanistan. And in return, it gets sanctions on its ballistic missile program, which is very essential for its defense capabilities. And these are the thoughts of the foreign ministry when I spoke with them this morning. And they also said that Pakistan considers this action biased and politically motivated. What is your thought on that? So Pakistan has been a long-term partner of ours, and I think what this action shows is that there continue to be places where we have disagreement, and when we have disagreements, we won't hesitate to act on those to protect America's interests. It has been our long-standing policy to deny support to Pakistan's long-range ballistic missile program, and we will continue to use our sanctions and our other tools to ensure our national security cannot be impacted, and that the U.S. financial system cannot be used by proliferators. नाज़रीन, इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सीनियर डायरेक्टर न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट जनाब कामरान बुखारी साहब मौजूद हैं। कामरान बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, ये जो मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात और टेक्नोलॉजी की फराहमी में मुलविस जो दावा किया था, कुछ कंपनियों पर पाबंदियां भी लग गई, फिर ये स्टेटमेंट आपने जो सुनी, व्हाट डज दैट रिफ्लेक्ट? क्या कोई यूएस पॉलिसी में कोई चेंज हमें देखने को मिल रहा है? देखिए, ये चीज़ तो मुतवक्को है ना कि अमेरिका जो है, 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है उसकी प्रोलिफरेशन हो रही है। ईरान ने इसको बहुत तेज़ी से जो है उसमें एडवांसमेंट की है। अब रूस को भी जो है ना असला फराहम कर रहे हैं यूक्रेन के लिए। फिर मशरिक़ वस्ता के अंदर हूतियों के पास भी ये आ चुकी है। तो ये एक ओवरऑल माहौल बन रहा है जिसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी की प्रोलिफरेशन हो रही है। नॉर्थ कोरिया को लेके कई सालों से जो है ना ये मसला चल रहा है। फिर चीन के साथ बढ़ती हुई कशीदगी भी है। तो जाहिर है फिर एक्सेप्शंस नहीं किए जा सकते और बड़ा मुश्किल हो जाता है अमेरिकी इंतज़ामिया के लिए कि भाई वो कहें कि अच्छा इसको इजाज़त दे दो, उसको ना दो। तो इसके ऊपर जो है वो कदगन लगाने की जो है जब अपना पॉलिसी इख्तियार की जाती है तो एक यूनिफॉर्म जनरल पॉलिसी की जाती है। आई डोंट थिंक पाकिस्तान को कोई मखसूस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। ये एक अमूमी जो जनरल बढ़ता हुआ खदशा है कि खित्ते की जो है जो मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया के अंदर जो हालात जो है वो ख़राब हो रहे हैं, उसके पेश नज़र जो है ये इक़दाम लिया गया है। अच्छा, दूसरा कामरान साहब, आज जो वहाँ पे यूएन में पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं मुनीर अकरम साहब, उन्होंने जो यूएन प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नफाइज का जायजा लेने के लिए जो चौथी कॉन्फ्रेंस है वहाँ पर आवाज़ ये उठाई है कि टीटीपी जो है बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है और उनके खिलाफ कार्रवाई का भी उन्होंने मुतालबा किया। क्या इसका कुछ असर होगा ये जो उन्होंने कहा है वहाँ पर?
देखें, यहाँ पे मुतालबा किससे किया जा रहा है? आलमी बरादरी से किया जा रहा है, लेकिन आलमी बरादरी अगर आप UN सिक्योरिटी काउंसिल को भी ले लें तो उसके अंदर कुछ जो है वो एक्टर्स होते हैं जो कि इक़दाम लेते हैं। इसमें बिलखसूस अमेरिका होता है और उसके एलाइज होते हैं बरतानिया वगैरह। तो यहाँ सवाल उठता है कि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से इनखला कर चुका है। ये ठीक है कि ओवर द जो है ना होराइजन जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं वो जारी हैं, लेकिन आई थिंक कि यहाँ पर पाकिस्तान को इक़दाम लेना पड़ेगा खुद से, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अलावा जो है किसी के कोई मफाद नज़र नहीं आ रहे। यानी जो TTP के हमले हैं वो पाकिस्तान के ऊपर हो रहे हैं और उस आई थिंक कि जो है वाशिंगटन के अंदर ये तासुर है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस निमट नहीं सकती। तो पाकिस्तान के अंदर सलाहियत है। अब बैरूनी अगर आप इमदाद तलब कर रहे हैं या कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर एक इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन होनी चाहिए, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर देखना पड़ता है कि किसके क्या मफादात हैं। और फिर जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, खित्ते के अंदर इंस्टेबिलिटी की कोई कमी नहीं है, उसके फैक्टर्स की कमी नहीं है। अब हर रोज़ हम कोई नई जो है सिचुएशन के बारे में हमें इल्म हो रहा है कि हाँ भाई अब ये जो है ना हालात ख़राब हो गए। अब आप देखें वो जो पेजर्स का जो हमला हुआ है और वॉकी टॉकीज और सोलर जो है ना इक्विपमेंट के ऊपर इसराइल ने जो हिजबुल्लाह को और उनके नेटवर्क को टारगेट किया है, तो इस असना में, इस माहौल के अंदर पाकिस्तान की डिमांड जो है किस हद तक सुनी जाएगी, तो मैं नहीं समझता कि वो हाई ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट होगी। कामरान बुखारी साहब, थैंक यू सो जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।